नहीं, पर देखिए अगर विदेश में है तो उसका प्रक्रिया है, वो कोर्ट को मूव करेगी, इंटरपोल का नोटिस इश्यू होगा, जो केस उसकी पेपर भेजे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, और बड़ा लंबी प्रक्रिया है। पहले तो जब लेटर रोगेटरी बनाते हैं या एक्शन भी बनाते हैं, वो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को, होम मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री को, उनमें से कोई भी बाबू नुक्स निकाल सकता है ये ठीक नहीं है, हालांकि वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं है। इसी तरीके से वापस आता है जब खुदा ना खास्ता 6 महीने 1 साल लगता है भी ये लेटर इश्यू करने के लिए विदेशों को। ये सीवीसी ने कहा था 1 साल लगता है, इसको 6 महीने में करना चाहिए। अगर वो इश्यू भी हो जाए तो विदेशों में भेजा जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, और हर देश के अपने कानून उस हिसाब से होगा। और ये तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात ही नहीं। अगर इच्छा शक्ति है तो कल के अगर जो भी स्कैमस्टर है, मैं किसी ABC की बात नहीं कर रहा, सारी प्रोविजन होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाए उसकी, और उसके बाद जो है कोर्ट का ट्रायल चले। यहाँ उल्टा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन स्कैमस्टर्स पकड़े जा चुके हैं, केस बन हुआ है, पर दूसरे महकमे भी उन्होंने कहा जी कोई केस ही नहीं, इनकम टैक्स ने कह दिया है बिहार के फॉर्डर स्कैम के चीफ एक्यूज के खिलाफ। बिल्कुल जोगेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरीके से इस मामले में या इस तरीके के जितने भी मामले होते हैं उसमें जो भी आरोपी हो, जो भी दोषी हो, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। आपने बात की इच्छा शक्ति का अभाव है, कहां पर है वो अभाव इच्छा शक्ति का? कौन है जो इस पूरे मामले में रोक रहा है कि गिरफ्तारी नहीं, मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है? करेंगे। देखिए साहब, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम जो है 6 दिन काम करें, वकीलों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा वकील बार एसोसिएशन ने, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इन चीजों पर डिपेंड करती है। जब तक सख्त कानून नहीं होंगे, एक्शन पहले हो बाद में देखा जाएगा कोर्ट का, फिर देखिए कैसे स्कैम बंद होते हैं। और लोगों को वार्निंग दी जाए, ये पॉन्जी स्कीम्स हैं, इनका तो लाइसेंस देना बंद ही कर दें। जितना पैसा इकट्ठा हुआ है, अगर करना देना भी जाए सरकार, तो इनको जो है एक अकाउंट में रख दी जिसमें सेबी के भी सिग्नेचर हो, ताकि उनको पता हो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है। अब किसी को पता ही नहीं है, वो छोटी छोटी एजेंसियां क्रिएट कर देते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि 150 करोड़ के देश में सब सुपरवाइज कर लेंगे, और ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इन चीजों के लिए। जब मैन पावर ही नहीं करी तो कौन चेक करेगा? लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ऐसे भी स्कैम हो सकते हैं। मेरी अपनी बहन थी जब जिंदा थी, अब तो नहीं है, उसने मुझे कहा कि जोगिंदर तुम इसमें कोई पैसे लगा दो, बड़े डबल ट्रिपल कर देते हैं। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो तनख्वाह काफी है जो है, उसका भी है 1-2 लाख रुपया डूब गया था किसी स्कीम में, वो दिल्ली में रहती थी। तो मेरा वो लोग कहने कहा कि एक तो ग्रीड नहीं होना चाहिए, दूसरा जो है कोई भी स्कीम जो मैंने देखा है कोई कामयाब नहीं हुई। और पहले तो इन्वेस्ट करने से सोचे पहले आदमी, अगर बैंक 8-9% दे रहा है तो ये आदमी 25% कैसे देगा या 50% कैसे देगा? कुछ गलती हमें भी है, सरकार को एजुकेट करना चाहिए इन चीजों के लिए कि अगर वो 50% कमाएगा तभी तो 25% देगा आगे वो, और वो कैसे देगा ये पहले बताइए। ऐसे कोई ऐसी कितने से कितना बड़ी भी स्कीम में भी आप 50% में साल का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आपने 1 लाख लगा तो 1.5 उसका जो है आपने 1.5 लाख कर दिया उसका जो है। तो ये चीजें लालच है, सरकार की कमजोरी है, और इन्वेस्टिगेट करके क्या करेंगे? उसको जेल भेज देंगे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जी, पर वो फिर निकल आएगा, फिर चलता रहेगा जी। तो ये चीजें जो हैं सरकार को सेंट्रलाइज तो पहले ही है, एक डाटा बैंक बनाया जाए सारे स्कैम्स का, और उसमें से इंटरनेट के अलावा अखबारों में दिया जाए कि बिवेयर ऑफ इट। कम से कम दूरदर्शन तो अपना चैनल है, उसमें तो बताएं कि ऐसी ऐसी स्कीमें हुई हैं। इन चीजों को कोई हाथ नहीं लगाता, जैसे आपने ठीक कहा है, वो मैनेज कर लेते हैं लोकल लेवल पे। तो अगर नेशनल लेवल पे ड्राइव हो तो ये सब स्कीम, चोरियां, बदमाशियां, गुंडागर्दी खत्म हो सकती है। अगर नहीं होगा तो फिर ये चलते रहेंगे। ये भी उन्होंने पिछली सरकार ने तो खैर हद कर दी थी। उम्मीद है, मुझे इनसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। और ये जो है, अभी मोदी साहब ने हर सेक्रेटरी को कहा कि 10 कानून बनाइए, बताइए जिनको कैंसिल किया जाए और कैसे एफिशिएंटली काम किया जाए। मेरे ख्याल में ये प्रायोरिटी एरिया है स्कैम्स को रोकना, चाहे वो बॉम्बे में हो चाहे कलकत्ता में हो। बिल्कुल सही बात की जोगिंदर जी आपने। हम आपके पास लौट रहे हैं, हमारे साथ वकील पूनम कालिया जी भी जुड़ी हुई। पूनम जी, आखिर कब तक निवेशक ठगे जाते रहेंगे? आखिर कब सीबीआई ईमानदारी से काम करेगी? कब सरकार की आंखें खुलेंगी? कब सेबी की आंखें खुलेंगी? आखिर क्यों
ढील दी जा रही है? आखिर क्यों छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों ईमानदारी से काम नहीं किया जा रहा? देखिए, जोगिंदर जी की ये बात से मैं बहुत सहमत हूं कि जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, जनता को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। यहाँ पर छोटे छोटे लालच के पीछे होना कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है या कुछ भी ऐसा मिल रहा है तो आप ये नहीं देख रहे कि उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको पहले नंबर पे कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। आपको आरओसी में जाकर के उसको चेक करना चाहिए कि उस आरओसी में उसकी क्या उन्होंने अपनी एसेट दिखाई है, क्या लाइबिलिटीज दिखाई है। जनरली इस तरह की कंपनियां कुछ नहीं दिखाती हैं, सिर्फ उनको पता है कि उनको आर्ट आती है कि वो लोग पेपरों को कुछ ऐसा गुच्छा सा बना लेते हैं जिसको देख करके लोग बड़ी जल्दी से वो हो जाते हैं, लोगों में एक आकर्षण हो जाता है क्योंकि रुपए को लेकर एक आकर्षण होता है जो, और ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, परिवार है। एक ऐसा नगर है जो, ये तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियों की बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में कृष्णा नगर में एक ज्वेलर है जिनका मैं नाम नहीं लूंगी आपको, उन्होंने आम जनता को करोड़ों रुपए में ठगा है, जिसमें से कुछ लोग मेरे निवेशक मेरे पास भी हैं जो आज की रेट में सिर्फ 10% पे अगर किसी ने 9 लाख रुपया खर्च किया तो उसको 90,000 रुपए पे सेटल करने के लिए तैयार है, और जो लोगों ने 90 लाख रुपया लगाया उसको सिर्फ 9 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए। और लोगों को इसी बात का हो रहा है कि भी किसी तरह से हमें पैसे मिल जाए। बिल्कुल पूनम जी, सवाल यही है कि हर स्तर पर, छोटे बड़े हर स्तर पर इस तरीके का गोरख धंधा चालू है। ठग जो है लगातार सक्रिय हैं, जो मासूम लोगों को जो है शोषण कर रहे हैं उनका, और उनके रुपए ठग रहे हैं। लेकिन कानूनी पेचीदगियां क्या है? अगर इस पूरे मामले को देखें तो कानून की पेचीदगियां क्या है कि ये लोग बड़े आसानी से बचकर निकल जाते हैं या कानून के शिकंजे में नहीं आते? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ निवेशकों की थोड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि जब उनको अपना पैसा मिलता है वो दिखाई देता है, वो लोग इसको कोई भी कार्रवाई करने से बचने के लिए पीछे हट जाते हैं, ताकि कार्रवाई करने के लिए उन्हें मालूम है हमारे कानून इतने ढीले कानून है कि अगर आज की डेट में अगर उसको किसी केस को फाइल किया जाए तो 10-20 साल तक वो बेचारे जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसका पोता ही जाकर के शायद कभी पैसे लेगा। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं कि उसको पैसा मिलेगा, पर ये इसी प्रक्रिया को डरते हुए लोग, क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 1.5 साल से वो जिनकी बारे में बात कर रही हूँ, 1.5 साल से वो जेल के अंदर है और अभी भी उनकी जो इन्वेस्टर है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वैसे वैसे एफआईआर बढ़ती जा रही है, पर वहां पे कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सीबीआई जब तक इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके कितने प्रोसीजर हैं, कितने विटनेसेस होते हैं, 100-150 बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर चंद्रशेखर जी से भी जवाब लेंगे, उससे पहले शिवाजी सरकार जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जितने भी स्कीम्स हैं और जिस तरह से ये पैसे लेते हैं, और पैसे लेने का तरीका 70 से लेके आज तक नहीं बदला है। और दूसरी चीज जो है, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं बदला है? एक चीज और है, इसके जब सबको जिम्मेदारी दी गई है कि ईमानदारी से काम करिए, तो क्यों ईमानदारी नहीं झलक रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? सवाल सबसे बड़ा यही है। मतलब वो पेच ढीला कहां पर है? इसको मैं बताती हूँ, इसमें होना क्या चाहिए कि ब्लैक मनी का जो ये अभी मोदी जी चला रहे हैं कि ब्लैक मनी वगैरह जो है, एक एक चीज का खुलासा होना चाहिए। कोई ब्लैक मनी ना किसी निवेशक के पास रहनी चाहिए। वह जितनी कंपनियां उनका अकाउंट इतने टाइटली देखा जाना चाहिए कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है, रोज की कितनी ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जो भी चेक से पेमेंट होनी चाहिए। अभी बड़े बड़े लेवल पर तो चेक से पेमेंट हो रही है, पर छोटे लेवल पे अभी भी चेक से पेमेंट नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ये टोटली बैंक के थ्रू जो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स है, और हिंदुस्तान के जो मार्केटिंग सिस्टम है उसमें आज भी 70% कैश के थ्रू ही होता है, अगर इससे ज्यादा नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जितने भी इस तरह के चिट फंड हैं वो किस तरह से पैसे लेते हैं और किनसे लेते हैं। जिनके पास ब्लैक मनी है उनके पैसे लेते हैं। चलिए आपकी राय क्या है? आज पीएसीएल ने अगर इस तरीके का कदम उठाया है, निवेशकों को ठगा गया है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन और ढील किसकी? नहीं, अगर आप पीएसीएल का मुद्दा देखें तो पहले आप थोड़ा सा ना डीप में जाइए कि क्या है मुद्दा। इन्होंने निवेशकों से पैसा लिया। वो कौन निवेशक थे? जो बेरोजगार थे, जिनको लगता था कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे ऐसा पैसा मिल जाएगा। निम्न वर्ग के लोग थे, और उन लोगों से पैसे लेने वाले लोग उसी समाज के थे, उनके भाई भतीजे चाचा ताऊ, जिन्होंने वो सपने दिखाए। कंपनी ने उनको अपने यहां रखा। वो जानते थे कि इस व्यक्ति को हम लोग रखेंगे तो ये नीचे जाकर के इन लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेगा, इसको हम स्कीम देंगे, इसको सिर्फ इतना कहना कि तुम एक आदमी लेके हम इतना परसेंटेज देंगे। हुआ क्या है, जो जैसे कि डाटा उन्होंने दिया कि हमारे पास इतनी जमीनें हैं, जितनी जमीनें उन्होंने दिखाई हैं सारी की सारी जमीनें डिस्प्यूटेड हैं। दुख ये होता है कि जब सरकार में लोग काम कर रहे हैं, जिस दिन इनको लाइसेंस दिया जाता है, जिन टर्म्स के संग रखा जाता है, उस पर ऑफिसर बैठाए जाते हैं कि आपको इसको लगातार इनके जितने मूवमेंट्स उसको चेक करना है। वहां पर ये कंपनियां क्या करती हैं, उनको बड़े बड़े गिफ्ट और बड़े बड़े पैसा देकर के उनकी आंखें बंद करती हैं। जिस समय सॉफ्ट लॉन्चिंग की बात होती है, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाए जाते हैं, जो जमीनें हैं नहीं,
जमीनों का मतलब एक कानून बना हुआ है कि सॉफ्ट लॉन्चिंग तभी कर सकते हैं जब आप जमीन का अधिग्रहण 100% कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, किसी भी जमीन के संग किसी के संग आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने कहा कि मैं 5 साल में पैसा दूंगा, लेकिन यहां 100% आप पेमेंट लेने शुरू कर देते हैं। जी है क्या? जिस दिन से इसकी प्लानिंग होती है उसी दिन ये तय हो जाता है कि हमको लूट के भागना है। अब लूट के भागने की प्रक्रिया में अगर ये 2 साल लग जाता है तो 5,000 करोड़ का लगा लेते हैं, जिस दिन वो 5 साल हो जाता है वो 45,000 करोड़ कमा लेते हैं। तो ये केवल कहना कि ये मकबूल है या कौन है, इस देश में निर्मल बब्बू जैसे चंद्रशेखर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आखिर इस केस में सीबीआई इतनी ढील क्यों दे रही है? जो चिटफंड कंपनियां हैं उनके खिलाफ कर एक्शन लिया अब मैं आपसे बात करना मालिक भंगुआ आप इसमें सीबीआई को यहाँ पर शिकंजा नहीं कर सकते, किसकी ढील है? आप मेरी बात समझिए, सीबीआई तो सबसे लास्ट का मामला है। कानून के जिस समय चोरी हो गई, एक चोर पकड़ में आ रहा है, तब सीबीआई का मामला आता है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को लाइसेंस क्यों दिया जाए? ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया गया तो उसके संग कानून ऐसा क्यों नहीं रखा कि उनको पकड़ा जाए? जब आपको, ये तो बात की बात है ना कि चोर पकड़ा गया इसलिए सीबीआई काम नहीं कर रही है। हमारे जिस तरह का कानून है, जिस तरह की लचर व्यवस्था है, यहां पर भी आदमी बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस भी कर रहा है, तो उसके नॉर्म्स बने हुए हैं। उस नॉर्म्स को पूरा करने के लिए सीबीआई को सालों साल लग जाता है। मैं आपसे, अभी जोगिंदर सिंह जी लाइन पर हैं, आप उनसे पूछिए, हिंदुस्तान में जिस तरह से करप्शन है और सीबीआई के अंदर जितने लोग हैं, मेरे को जहां तक लगता है सीबीआई की टोटल जो ऑफिसर्स आपकी सरकार कर रही है इसको लेकर, सरकार बहुत ज्यादा सरकार ने तो नहीं कर पाया कि आपकी सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो बिल्कुल कटिबद्ध है। आपने देखा होगा कि हमारा जो घोषणा पत्र है उसके अंदर काले धन का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। और जिस तरीके से सरकार चल रही है, न केवल सरकार बाहर की बात कर रही है, मंत्रियों के पास भी क्या संपत्ति है, क्या उनका बिजनेस है, और जिस तरीके से सरकार ने काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और जो अपनी गंभीरता है उसको जता दिया। कोई मोदी सरकार काला धन वापस लाने के लिए तो प्रतिबद्ध हो गई है, लेकिन जो काला धन अभी जो पैदा किया जा रहा है, जो लोगों को लूटा जा रहा है, इसके लिए कोई स्थिति साफ नहीं है। देखिए ये पैसा तो वापस नहीं, ऐसा है कि जो काला धन की बात हो रही है और चंद्रशेखर जी की सरकार है, आप याद करें वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गए थे और उसके बाद एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही, जो 2-3 सभाएं की वहां पे, तो जो श्रद्धा स्कीम की बात आई, शारदा स्कीम की जो स्कैम है जिसमें कि ममता के सरकार का बराधस प्राप्त है और सारे सामने फैक्ट्स सब लोगों के सामने हैं। तो अब मोदी का है रश्मि जी नहीं, जोगिंदर सिंह जी याद करें कि उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि छोटे छोटे लोगों के पैसे हैं, गरीब लोगों के पैसे हैं, अब जिन लोगों ने आए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी है। उन्होंने और कहा कि ये बहुत ही गलत काम है, राष्ट्रद्रोह का काम है। आज प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी और मुझे आशा है जी, मैं तो ये भी कहूंगा उस आदमी ने 20 पेज का लेटर लिखा था सीबीआई को जी, जो स्कैमस्टर ने कि मैं 2 एमपी को जी, जी, 2 करोड़ रुपए महीने की जो है दे रहा हूं उनको, सारे से खर्चे उठा रहा हूं, कार भी दिया है उनको, ड्राइवर भी दिया है, सारे एक्सपेंसेस दिए हैं। ममता बनर्जी की पेंटिंग खरीदी है उसने। जोगिंदर सिंह जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और हम लोग की आशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और लगता है वो करेंगे भी। जो आज उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया, पहले जो 10 सूत्री कार्यक्रम दिया, उसमें अब इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, ऐसे चिटफंडियों को, ऐसी कंपनियों को जो खास करके मीडिया की मदद के साथ, मीडिया का नाम लेकर के, अखबार निकाल करके या टीवी चैनल निकाल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जैसा कि कहीं ना कहीं एक आम लोगों जैसे जोगिंदर सिंह ने कहा कि 8-9% की बात है, कोई इंटरेस्ट देता है तो आम पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, डाटा बैंक होनी चाहिए। और जो भी है, मेरे जानकारी के अनुसार जो भी डाटा करीब 800 चैनल को लाइसेंस दिया गया है, उसमें से करीब 70-80 चैनल ऐसे चैनल हैं जो चीट फंड कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये क्यों आए, उसके पहले क्या क्यों थे? राकेश, मेरे ख्याल में जी जब नई सरकार आई है, सारे चीजों को नए तरीके से देखने चाहिए और अभी जो जिस तरह से ये सारे वो पूरे उस पर रोक लगा देनी चाहिए। आपकी बात जायज है, हमने
पूर्व जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उनसे मैं मिला था, उनसे मैंने बात की थी, एक डेलीगेशन मिला था, उन्होंने कहा था इसको हम दिखवाएंगे, एक सब कमेटी का गठन भी हुआ है। लेकिन जो इस तरह चैनलों की बाढ़ आई है उनमें किनके पैसे हैं? लेकिन छोटे छोटे गरीबों के पैसे हैं। इस पूरे मामले में एक चीज देखें जोगिंदर सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा इस बात को कि आखिर जितने भी अब तक घोटाले इस तरीके के सामने आए, जो भी चिट फंड के तमाम लोग सलाखों के पीछे भी हैं, लेकिन इस मामले में ऐसे क्या वजह है कि अब तक ये सलाखों से बचे हुए हैं, इन पर